गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है मेरे एक स्टूडेंट जिनका नाम है कुणाल। इनकी AIR 54 आई थी इस बार JRF CSIR में, और उसी के साथ साथ अभी अभी इन्होंने NABI में एडमिशन लिया है PhD कैंडिडेट के तौर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुणाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। कुणाल, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ, फिर हम इंटरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। मैंने बैचलर डिग्री BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी से किया है। और MSc जो है मेरा स्पेशलाइजेशन था BHU से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा। एंड उसके बाद मेरा थोड़ा गैप वगैरह का था इशू। तो बट लेकिन उसके साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट वगैरह भी अपना किया है, और उसके अलावा कुछ पेपर्स वगैरह पब्लिश किए हैं मैंने। रिव्यू पेपर है और एक रिसर्च पेपर अभी सबमिट हुआ है एज अ फर्स्ट ऑथर इन शेयरिंग। और उसके साथ साथ मतलब CSIR भी क्वालिफाई किया था, और अब डायरेक्ट मेरा एडमिशन यहाँ पे NABI मोहाली में हुआ है। तो आपने बहुत कुछ कर लिया अपनी MSc के बाद। आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे वर्क कर लिया, पेपर भी पब्लिश कर लिया, CSR भी क्लियर कर लिया। तो आपसे आज मेरे को लगता है बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कुणाल। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि लिए मुझे पता है कि आपने कुछ अटेम्प्ट्स दिए थे CSR का, फिर आपका हुआ था, बिल्कुल तो ये काफी इंस्पिरेशनल बिल्कुल। स्टोरी है। तो आप हमें बताना चाहेंगे आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे और उसके बाद आपका CSR इतने अच्छे रैंक से निकला था। मैम एक्चुअली प्रिपरेशन करने से पहले तो मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए थे विदाउट प्रिपरेशन। वो तो मैंने ऐसे ही दिया था हाँ MSc के टाइम पे भी, और इवन MSc के बाद मैंने उतना नहीं दिया, हाँ हाँ क्योंकि थोड़ा मेरे को थोड़ा डिमोटिवेशन हो गया था उस टाइम पे हाँ कि हाँ मतलब एक गैप वगैरह आ गया। लेकिन जब मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, हाँ तो उसके साथ साथ एक होता है कि रिसर्च वर्क आप कर रहे होते हो तो आप थोड़ा मोटिवेट होते हो कि हाँ आपको रिसर्च में जाना है। तो उसके साथ मैंने 2021 में स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना। और बट ये कि फैब वाला और सितंबर में जो 2022 में हुआ था वो क्लियर नहीं हुआ था। बट जब ये जून में हुआ 2023 में, तो ये वाला क्लियर हो गया था, क्योंकि इसमें काफी मेरा प्रॉब्लम रिवीजन में हुआ था बेसिकली, जो ओके। था थोड़ा। बट लेकिन ये था कि इस बार मैंने थोड़ा फ्री माइंड सेट होके दिया था, और प्रिपेयर रिवीजन पे मैंने मोस्टली फोकस किया। तो इस बार क्लियर हो गया एग्जाम, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। कि चलो इस बार क्लियर हो गया सही टाइम पे, क्योंकि एक एज लिमिट भी होता है आप इसमें कि 28 की एज लिमिट में आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो मेरे पास ये 1 साल ही बचा था। हाँ तो हाँ। जैसे तैसे करके मतलब प्रिपेयर किया अच्छे से, और इस बार क्लियर हो गया। कुणाल, मुझे आपसे ये पूछना है कि आई थिंक आपका फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट पे क्लियर हुआ है, जिसमें पहले आपने यस मैम। तैयारी नहीं की थी और अभी यस तैयारी मैम। की है। सो कुणाल, जो डीमोटिवेशन होता था उसको आप कैसे कोप अप करते थे? मैम एक्चुअली ये होता था कि मैं थोड़ी बहुत मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, मैं उनकी वीडियोस देख लेता था। सुधा मूर्ति मैम है, उनकी वीडियोस हाँ देख लेता हाँ था रिगार्डिंग करियर हाँ की। और कुछ मैम जैसे साइंटिस्ट वगैरह है मैम, जिन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, हाँ हाँ तो वो हाँ। बताते थे कि ईयर गैप और PhD उतना नहीं फर्क पड़ता है। कि अच्छा। एक दो जगह ही मतलब थोड़ा पूछते हैं कि आपका ईयर गैप क्यों है, लेकिन अगर आपका बीच में 1.5 साल या आई थिंक 2 साल का अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके। और इवन MSc के बाद मैंने देखा कि इवन मैम मेरा ये भी था कि मेरा MSc थीसिस का कोई पब्लिकेशन नहीं था, हाँ क्योंकि हाँ। उतना कुछ अच्छा काम था नहीं मेरा। बट लेकिन मैम जिन बच्चों का MSc के बाद भी पब्लिकेशन आते हैं अच्छे जर्नल्स में, अगर उन्होंने इंस्टीट्यूट से थीसिस अपना किया है 6 मंथ्स का डायसर्टेशन वर्क, तो मैम एक वो प्लस पॉइंट भी रहता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो उतना मतलब PhD के लिए मैंने जितना इंटरव्यूज में देखा है कि उतना गैप वगैरह आपसे नहीं पूछा जाता है। गैप मतलब इतना नहीं। हाँ एक हाँ। दो जगह ही थोड़ा बहुत वैसे ही पूछते हैं कि आपका क्यों था, और आपको अगर आप एक्सप्लेन कर दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता है तो उतना नहीं फर्क पड़ता है। बट हम्म, ये है कि PhD के लिए उतना ईयर गैप का इशू नहीं होता है। बट ये है कि मैम मोटिवेशन के लिए तो मैम यही होता है कि आपको कंटिन्यूअसली आपको अपना फोकस रखना पड़ता है मैम, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी वीडियोस वगैरह ये सब देख लो, जब तक आपको अंदर से नहीं होगा कि आपको करियर में क्या करना है, तब तक इनर मोटिवेशन मैम सही। मस्ट होती है सबसे पहले वो कि मछली आपको की करना आंख क्या जैसी है। बात हो गई ना, मछली की आंख यस आपको मैम। जितना दिखेगी उतना आप, क्योंकि लिए कितनी बार यस होता मैम। है कि हम बाहर से मोटिवेशन ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जो अंदर की आग होती है, अंदर का जो मोटिवेशन मोटिवेशन होता है, वो बाहर से आप कितना भी ले लो वो आपको नहीं कर सकता है। सो कुणाल, इसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगा कि आपने क्या गलतियां की अपनी तैयारी के दौरान, कि आपका एक दो अटेम्प्ट में नहीं निकला, बाद में तैयारी करने के बाद एक इतने अच्छे रैंक से निकल गया। तो गलतियां क्या लगी आपको?
मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैम मैंने यूनिट्स तो मैम की ही थी अच्छे से, मतलब पढ़ा, मतलब 10 यूनिट्स तो मैंने प्रिपेयर की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैम वो एंड में आके इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि मैम मैंने जल्दी जल्दी किया था थोड़ा, तो वो रिवीजन का सबसे बड़ा इशू हुआ था मेरे साथ कि रिवीजन का। मैं फेब 2022 के लिए रिवाइज नहीं कर पाया ढंग से। और 17 सितंबर 2022 में ये हुआ कि मैंने थोड़ा, कहते हैं ना, थोड़ा ढीला हो गया उस चीज में, कि मैंने छोड़ दिया कि चलो हो जाएगा, इस बार देखा जाएगा, हो जाएगा। बट लेकिन मैम वो ऐसा नहीं हुआ, उस टाइम पे भी फिर यही प्रॉब्लम हुआ कि एंड में आके मेरे को प्रॉब्लम करने लगा रिविजन का। बट मैम इस बार जून 2023 के लिए मैंने पहले से ही रिवाइज, मतलब अपना एक पेस बना के चला हुआ था कि इस यूनिट के मैम एटलीस्ट 300 PYQs तो मैंने सॉल्व करने ही करने हैं, कि ओके। एक यूनिट के कम से कम। और मैम जितना हो सके रिवीजन वगैरह किया, और मैम उसके साथ साथ मैंने नोट्स बना रखा था अलग से कि इन PYQs में से कौन कौन से टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ओके। मैम जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जैसे उसमें कई बार होता है मैम, जो सिग्नलिंग पार्ट होता है, थोड़ा बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इवन हाँ। मैं भी भूल जाता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैम पॉइंट्स बना रखे थे कि इस हार्मोन की ये सिग्नलिंग पाथवे में प्रॉब्लम आ रही है, और या फिर किसी मेथड्स इन बायोलॉजी के इस कैलकुलेशन वाले पोर्शन में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अच्छा। एक लिस्ट बना के चलता था साथ में, ओके। और फिर उस हिसाब से मैं उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करता था, क्योंकि ऐसा होता है कि मैम क्वेश्चन टॉपिक वही रहता है, लेकिन ये होता है कि उसमें से कुछ और पूछ लिया जाता है। तो ये है कि एक लिस्ट बना के चलना चाहिए कि कहाँ का इशू हो रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक वीक पॉइंट आपको पता चलता है। मुझे जहाँ तक समझ रहा है मतलब आपकी जो ज़्यादातर गलतियाँ हुई थी वो आपको लगता है कि रिवीजन एक तो कम हुआ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद कम हुई और Yes, जैसे-जैसे आपने जितने अच्छे नोट्स बनाए, जितने अच्छा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जितना आपने अच्छा रिवीजन किया, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिला है। क्या मैं ऐसा बोल यस सकती हूँ मैम। कुणाल? मतलब वही यस मैं मैम। बोल रही यस कि मैम। यूनिट्स के भले ही 9-10 यूनिट पढ़ो लेकिन उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही जो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो यस कुणाल मैम। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा था? मेरे साथ जो आपने तैयारी की थी वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैम मुझे प्लांट फिजियोलॉजी में तो मतलब सबसे ज्यादा क्लैरिटी उस टाइम पे हुई थी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और मैम जो सेल बायोलॉजी की जो मैम आपने जो पढ़ाए थे टॉपिक्स वगैरह, किया किस तरीके से एक सिग्नलिंग पाथवे को याद किया जा सकता है एक स्टोरी के फॉर्म में, हुँ, वो हुँ। बहुत ही ज्यादा मैम इंटरेस्टिंग था, और वो इजी वे था, क्योंकि मैम अगर डायरेक्ट बुक से एकदम पढ़ने बैठते हैं तो वो हुँ, बहुत ज्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऑब्वियसली। मैम मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स और जो मैम आपके जो वीडियोस वगैरह है, तो मैम उनसे काफी एक क्या कहते हैं ना मैम, एक ओवरव्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, चाहे फिर आप बाद में बुक से बेशक पढ़ सकते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। लेकिन एक बेसिक और अच्छा एक ओवरव्यू मिल जाता है कि एक्चुअली वो टॉपिक किसके बारे में। वो तो डायरेक्टली सबसे पहले तो बेसिक क्लैरिटी तो सबसे मस्ट होती है। सही बात है। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब पहले ही बुक ओपन करके हाँ, शुरू कर देते हैं पढ़ना, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मैम, थोड़ा डिमोटिवेट कर देती है वो चीज, सही बात कि है। अरे इतना सारा है, ये याद नहीं हो रहा है। तो वो चीज सबसे पहले बहुत जरूरी है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए सबका। ऐसा जैसे मेरे पास आते भी हैं कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा पढ़ लिया। मेरे पास परसों ही एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम मैंने पूरा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। वो पूरा जब हम पढ़ यस तो मैम। लेते हैं क्योंकि हमने बुक रीड कर ली, लेकिन वो क्लैरिटी की कहीं न कहीं कहीं तो कमी रह जाती है, क्योंकि वो क्लैरिटी हमें लगता है कि यस हमने मैम। पढ़ लिया है, वो हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन वो क्लैरिटी ऐसे नहीं आती है क्योंकि वॉटसन इतनी भी ईज़ी नहीं है। अगर हम देखें पढ़ने को हम यस तुरंत मैम। जाएँ तो उसमें दिमाग लगता है कि बहुत टाइम लगता है समझने में उसको। सो इट्स बेटर कि अगर आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स या कहीं पे भी लेकर आप अगर किसी टीचर से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है। कुणाल अब सीएसआईआर की बात को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट पड़ाव है आप जैसे आपने बोला कि आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह काम किया है या फिर आपने पेपर पब्लिश किया है। तो समझो कुणाल कोई एक स्टूडेंट है जो एमएससी किया है, अभी उसको कुछ आइडिया नहीं है और उसको ये सब करना है। तो आप ये बताइए कि आपने ये सब कैसे आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट सर्च किया, कैसे आपने काम करना शुरू किया? इसके बारे में भी आप स्टूडेंट को अगर गाइड कर पाएँ। मैम एक्चुअली ये था कि मैम मैम जैसे जो एमएससी कर रहे हैं बच्चे, हुँ, हुँ, हुँ। मैम जैसे 1 महीने का समर हॉलीडे होता है या 1.5 महीने का होता है बिटवीन जो पढ़ता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैम मैंने एक्चुअली उस टाइम पे 2018 में एमएससी में क्या किया था कि मैम प्रोजेक्ट मतलब एज अ ट्रेनी पहले मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, ओके। एनआईपीपी जो आईपीआर का इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो हाँ। मैम एक्चुअली वहाँ पे मैंने जब 1 महीना काम किया, तो मैम ये होता है ना कि आप लोगों से मिलते हैं, आपको काफी चीजें पता चलती हैं।
तो ऐसे ही मैम ट्रेनिंग हर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक पेड ट्रेनिंग जो होता है। लेकिन मैम उसका ये फायदा होता है कि आप जब 10 लोगों से वहाँ मिलते हैं ना, तो आपको एक कांटेक्ट बनता है कि हाँ इस साइंटिस्ट के अंदर ये काम चल रहा है, मे भी हो सकता है कि कल को इसके अंडर कोई प्रोजेक्ट निकले। मैम एज अ ट्रेनिंग मैम बच्चे एक महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए। फिर मैम एमएससी के बाद जो बच्चे क्लियर कर मतलब एमएससी पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं मैम, वेबसाइट वगैरह पे मैम ना पोस्ट वगैरह निकलती है। मैम अच्छा। जैसे एनआईटीबी का ये मैम आईसीआर का ये सीन है कि मैम उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, जैसे YP1 YP2 एंड JRF पोस्ट है एंड रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। मैम YP2 के लिए तो नॉर्मली वो लोग सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन हम अगर किसी के पास गेट या कुछ CSIR का कुछ ऐसा नेट भी है, नॉट JRF, तो मैम उससे एक प्लस पॉइंट रहता है। तो ओके। मैम मैंने तो सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ एग्जाम मांगा नहीं था, उन्होंने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी थी MSc में। तो मैम बस मैम इंटरव्यू उस टाइम पे क्लियर हो गया था मेरा। और ये था कि मैम जो साइंटिस्ट थे वो मेरे साइंटिस्ट के साथ पहले भी काम कर चुके थे, जिनके अंडर मैंने काम किया था। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे शायद पोस्ट निकलेगी तो यहाँ अप्लाई कर देना। तो ओके। मैम उसके बेसिस पे मैंने अप्लाई किया था। और ये है कि मैम अगर बच्चों के पास मैम नेट है तो इवन एज अ JRF भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको एक पूरा PhD वाला ही फेलोशिप में एक टाइप का सैलरी मिलता है। तो मैम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंट पैरामीटर्स है, बट मैम ये है कि जैसे CSIR लैब्स में भी एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट निकलते हैं, उसमें वो लोग नेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं। अब तो मैम ये हो गया है कि अब थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है काफी जगहों पे, ओके। कि जैसे नेट क्वालिफिकेशन मांगने ही लगे हैं, एटलीस्ट नेट तो होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए। ओके। तो हम अगर बच्चों के पास नेट भी है, हाँ हाँ। अगर नहीं भी है तो उनको सर्च करना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट्स में विदाउट नेट एंड विद नेट मांग रहे हैं, ओके। और हम उसके बेसिस पे ही मैम फिर वो वहाँ अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है। सो मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि एमएससी के दौरान पहले तो एज अ ट्रेनी काम कर ले तो उससे यस कॉन्टैक्ट्स बहुत मैम। बन जाएंगे, काम समझ में यस आएगा कि मैम। आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वैसे काम में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो सबसे यस पहले मैम। एमएससी के दौरान बीएससी से भी अगर कोई बच्चा शुरू कर ले, अगर कोई बच्चा बीएससी में हमें देख रहा है तो और अच्छी बात यस है। मैम। तो बीएससी एमएससी में ट्रेनिंग्स का तो वही है, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे चेक करो, कोई है अप्लाई करो, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे एमएससी नज़दीक आ रही है, खत्म हो रही है, तो उसके बाद एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो। तो आपने कितने टाइम वर्क किया एज़ अ रिसर्च असिस्टेंट कुणाल? मैम मैंने 1 ईयर काम किया था। हाँ, हाँ। वैसे मैम मैं और काम करना चाहता था, लेकिन मैम ये था कि मेरे को एज अ PhD ज्वाइन करना था। अच्छा। तो मैम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट वहाँ उस दौरान तो पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली, कि ऑब्वियसली, काम को भी देखो, क्योंकि मैम ये होता था कि 9 बजे 9:30 से लेके आपको 5:30 6 बजे तक रुकना ही होता था, क्योंकि हाँ, काम हाँ, ही नहीं खत्म होता है। तो ऑब्वियसली। मैम ये था कि इसलिए मुझे फिर वो छोड़ना पड़ा प्रोजेक्ट, कि मेरे को प्रिपेयर करना है। तो मैंने 1 ईयर में एटलीस्ट मैंने 1 रिव्यू पेपर और एक बुक चैप्टर पब्लिश कर लिया था। हाँ, और हाँ। उस दौरान मैंने जो मेरा काम था उसका कंपाइल करके मैंने सबमिट कर दिया था, ताकि उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हो सके, जो अब सर ने सबमिट किया है हाँ, स्प्रिंगर हाँ। जर्नल में। तो मैम अच्छा। ये है कि 1 ईयर में भी अगर आपने इतना काम किया है कि उसका रिसर्च पेपर निकल जाए तो अच्छा है मैम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो 6 मंथ काम करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, वो हाँ, फ्रूटफुल बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो एटलीस्ट मैम मुझे लगता है कि 1 या 1.5 साल तो स्टूडेंट्स को एज अ प्रोजेक्ट काम करना चाहिए, ताकि उनको एक रिसर्च का एक ओवरव्यू पता चले कि एक्चुअल में रिसर्च का बेसिस क्या है और वो क्यों हो रही है और ओके। कैसे की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मैम सिर्फ एकेडमिक्स के मतलब मैम सिर्फ रिसर्च नहीं, उसके अलावा काफी चीजें आपको पता चलती है कि सही बात है। किस तरीके से प्रपोजल बन रहा है, किस तरीके से सबमिट हो रहा है, और किस ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट हो रहा है फंड्स के लिए। तो ऑब्वियसली। मैम उसके अलावा मैम रिसर्च से रिलेटेड काफी और चीजें सीखने को मिलती है एक प्रोजेक्ट से। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इवन मैम काफी लोग करते हैं एज अ प्रोजेक्ट, वो मैम हुँ, देखा है कि उन बच्चों का थॉट बहुत ही अलग होता है, जो हुँ। रिसर्च वर्क करके आते हैं और उनके पास एक पेपर होता है। तो मैम बहुत बेनिफिशियल है ये बहुत चीज, हुँ। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आपने 1.5 साल काम किया और आप अब एज अ JRF कहीं PhD हाँ, हाँ। ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली। वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में वो चीज तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आपने कैसे किया और आपका ये जो रिसर्च वर्क है कहाँ इस इंस्टीट्यूट के किसी साइंटिस्ट का कैसे अलाइन कर रहा है।
तो मैम अच्छा। वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैम ये अप्रोचेबल हो जाता है साइंटिस्ट को अप्रोच, मतलब ये चीज अप्रोच करने के लिए इजी रहती है कि ओके। आपने सपोज हीट एंड रॉड पे काम किया है, तो आप अगर किसी साइंटिस्ट कोई और क्रॉप पे हीट एंड रॉड पे काम कर रहा है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ मैंने इस पे हाँ। काम किया है और मुझे इसके बारे में पता है और मैं आपके अंडर ही काम करना चाहता हूँ। तो एक प्लस पॉइंट रहती है कि हाँ बच्चे ने काम किया और ये इंटरेस्टेड है इस चीज के अंदर। तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए अगर एज अ प्रोजेक्ट वो कहीं ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल सही बात बोली है तुमने कुणाल। और मतलब अगर बच्चा पहले ट्रेनिंग ले लेगा तो उसको आफ्टर एमएससी दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के यस कॉलेज मैम। में नहीं होता है इतना, काफी सारे कोविड बैच यस वाले मैम। स्टूडेंट्स भी हैं। तो उनको ट्रेनिंग करके फिर वो जाएंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये आपने बहुत अच्छा बच्चों को बताया कि ट्रेनिंग जरूर करें अपनी बीएससी और एमएससी जब भी आप हो। इसके अलावा कुणाल, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, कोई स्टूडेंट जिसको कोई आइडिया नहीं है कि रिसर्च पेपर किस तरीके से पब्लिश होता है, क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो उसका भी आप थोड़ा प्रोसीजर शॉर्ट में बताना चाहेंगे? क्योंकि प्रोसीजर यस तो मैम, ऑब्वियसली बात है बिल्कुल मैम। लंबा होगा। शॉर्ट कुछ यस बताना मैम, चाहेंगे? बिल्कुल हम्म। मैम। एक्चुअली जो रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेट होता है मैम, सबसे पहले तो आपका टाइटल होता है कि आपने किस चीज पे काम किया। मैम जैसे मेरा था कि मेरा स्क्रीनिंग था ड्रॉट टॉलरेंस के लिए हम्म। एंड हीट टॉलरेंस के लिए इनिशियल स्टेज पे ब्रासिका के अंदर। तो एक टाइटल होता है, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। मैम एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपने उसमें एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म होता है कि आपने इस पेपर में क्या एक्सप्लेन कर रहे हो आप लोगों को, और हम्म। आप इसमें आपने किया क्या है, ओके। विदाउट एनी कंक्लूजन। हाँ। और फिर मैम आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक ओवरव्यू होता है कि उस क्रॉप के बारे में, हीट एंड रॉट के बारे में, कि वो होता क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है। फिर मैम आता है मटेरियल मेथड्स कि आपने आपने ये काम किया कैसे, कि आपने सपोज प्लांट ग्रो किया है तो आपने क्या कंडीशंस रखी उसके अंदर। फिर आपने डीएनए आइसोलेट किया तो आपने क्या क्या केमिकल्स यूज किए, कौन सा प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया विद रेफरेंस जो होता है उसमें। तो मैम मटेरियल मेथड्स के बाद आता है मैम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कि आपने उसके अंदर आपने क्या पाया और आप क्या कंक्लूड कर रहे हो उसके ओके। उसके रिजल्ट्स में। अब क्या, ओके। अब दूसरे साइंटिस्ट के जो रिसर्च है आप उनके साथ कैसे अलाइन कर पा रहे हैं, जो रेफरेंसेस आप ऐड कर रहे हो उसके हाँ, अंदर। हाँ, तो हाँ, मैम बस एक बेसिक फॉर्मेट होता है, लास्ट में रेफरेंसेस आते हैं जो आप उसमें ऐड करते हैं। सही बात और है। मैम बात रही सबमिशन की, सबमिशन के लिए एक्चुअली मैम ये होता है कि साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सी जर्नल में पब्लिश करना है, क्योंकि मैम एक्चुअली इंस्टीट्यूट्स के कोलैब हैं उनके ओके। जर्नल के साथ, क्योंकि मैम ओके। उनका एक क्या कहते हैं एक डिस्काउंट होता है ना मैम, एक इंस्टीट्यूट एक हाँ, हाँ। जर्नल के साथ लिंक्ड होता है कि हाँ इस जर्नल के अंदर यही इंस्टीट्यूट्स है, अगर ओके। इनकी तरफ से कोई जर्नल कोई पेपर आता है तो इनको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस में इतना डिस्काउंट मिलेगा या फिर ओके। नहीं मिलेगा, वो इस पर डिपेंड करता है। तो मैम एक अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल बहुत जरूरी है। मैम वैसे बोला जाता है कि 3 से अबव होना चाहिए, अच्छा गुड एक 3 से अबव इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल होनी चाहिए, लेकिन मैम अगर किसी का 5 में भी पब्लिश होता है तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ओके। मैम 5 इम्पैक्ट फैक्टर से जो ग्रेटर जर्नल्स है ना, 5 इम्पैक्ट फैक्टर से जो ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल्स है उनमें पेपर पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन हम्म। अगर एक एमएससी लेवल पे भी, इवन एक प्रोजेक्ट लेवल पे अगर 3.5 या 4 इम्पैक्ट फैक्टर में अगर पब्लिश हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैम बच्चे क्या करते हैं लोअर इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश कर देते हैं, 1.7 0.6 में मैंने देखा है ये चीज। तो मैम इवन लोग उसको कंसिडर ही नहीं करते कि अच्छा। ये कोई रिसर्च रिसर्च पेपर है, क्योंकि मैम ये होता है ना कि उनका तो रहता है बस पैसे ले लिए और हाँ। पब्लिश कर दिया। हाँ। लेकिन मैम जो हायर इम्पैक्ट फैक्टर वाली होती है ना, उनका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि ये बिल्कुल नोवल होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और ओके। कुछ जो आपने कोई फाइंडिंग भी की है वो हम्म। बाकियों से थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं इस चीज के। अच्छा, तो ये तो आपने काफी अच्छी अच्छी और इवन बातें। मैम जो हम्म। चार्ज इवन मैम जो चार्जेस होते हैं ना, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से जाते हैं। अच्छा। जो फंड वगैरह होते हैं तो उन्हीं की तरफ से जाते हैं। ओके। इसमें स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, वो उनके पीआई हाँ। ही करेंगे जब तक। अच्छा, तो इस तरीके से बेसिकली होता है। गॉट इट, गॉट इट। इसके अलावा कुणाल, चलिए ये बातें अब हमारी हो गई। इसके अलावा क्या आप मुझे बताना चाहेंगे, आप पीएचडी के सफर में चलते अपने, कि अब आपने पीएचडी में किस तरीके से आपने अप्लाई किया, किस तरीके से आपने सब कुछ किया, वो आप बताना चाहेंगे? यस मैम, पीएचडी किस। के लिए तो मैम हाँ, हाँ। बेसिकली है कि यहाँ पे
नावी में अप्लाई करने के लिए तो मैम वैसे गेट एंड नेट के थ्रू भी होता है, लेकिन मोस्टली जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स ही कंसिडर किए जाते हैं। हम्म। और मैम बस ये कि फॉर्म भरो और इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन लेटर आता है, और उसी के बेसिस पे आपको क्या कहते हैं, मेरा तो मैम ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू। अच्छा। हाँ मैम अभी तो ऑनलाइन ही हुआ था, बाकी बात का मुझे नहीं पता कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। हाँ वो हाँ। तो मैम ब्रोशर वगैरह में आपको दे दिया जाता है। ओके। बस मैम ये कि जेआरएफ, अगर किसी के पास अगर जेआरएफ है और अगर एक मैम फाइनल स्कोर कार्ड होता है ना, मैम उसके बेसिस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। और सपोज नहीं भी है तो आप उसमें अपना नॉर्मल एक स्कोर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे तो अच्छा। ऐसा था, बाद में सबमिट हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, तो आप जब अप्लाई कर रहे थे और जब आपका एप्लीकेशन गया तो उसमें आपको क्या-क्या कुछ प्रोवाइड भी करना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और समथिंग आपको कुछ डालना भी पड़ता है नहीं वहाँ? मैम, नहीं। मैम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह कुछ नहीं था, बस ये था कि रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। मतलब अच्छा। मैंने मिनिमम 3 रेफरेंसेस होते हैं। हाँ। मैंने तो मतलब मैंने एक तो अपने क्या कहते हैं, एक तो प्रोजेक्ट के जो मेरे पीआई थे उनका रेफरेंस ऐड किया था। और एक मेरे जो एमएससी डिसर्टेशन वर्क के टाइम पे जो मेरे पीआई थे उनका मैंने रेफरेंस ऐड किया था। और एक मेरे बीएससी के टाइम पे जो एचओडी थी उनका रेफरेंस ऐड किया था। ओके, ओके। बस ये कि एसओपी मैम मोस्टली जगह उतना नहीं मांगा जाता, जैसे आईआईटी वगैरह में मांगा जाता होगा, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट्स का देखा है आईआईटी या सीएसआईआर, वहाँ हाँ, पे हाँ। एसओपी आपसे मांगा जाता है। लेकिन नाभि में ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे था। आपसे कुछ मांगा जाता हो। और आपका जो इंटरव्यू था वो किस तरीके का हुआ था? उसका भी एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या होता है इंटरव्यू का प्रोसेस? मैम इंटरव्यू में ये होता है कि मतलब जो पैनल बैठा होता है, सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू के लिए मैम ये डिसाइड करना होता है कि आप किस चीज पे काम करना चाहते हैं, जो हुँ, आपका रिसर्च इंटरेस्ट है। फिर आप जो उनकी वेबसाइट होती है जो इंस्टीट्यूट्स की, आप उनके अंदर उस पर जाके देख सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट किस पे काम कर रहा है। हुँ। इवन मैम ऐसा होता है कि आप उनको मेल भी कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप उनके अंदर काम करना चाहते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो सर मैं मतलब आप ही को ही सिलेक्ट करूंगा, तो ऐसा बच्चे एक मेल लिख सकते हैं, हुँ। फॉर्मल मेल जो होता है। अच्छा। और उनको अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि मैम ऐसा होता है कि अगर वो इंटरव्यू में बैठे हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे, अगर ओ बच्चा इंटरेस्टेड है उनके अंदर। ओके, ओके, ओके। गॉट इट। और इवन जो बच्चों ने काम किया है, इवन क्योंकि मैम ये होता है कि सीवी अपलोड करना होता है एक, जो सभी जगह कॉमन है ऑब्वियसली। पीएचडी हाँ। फॉर्म्स के लिए। तो मैम वो सीवी के बेसिस पे भी सब कुछ पूछा जाता है कि आपने सीवी में क्या क्या ऐड किया है। मैम जैसे मैंने अपने रिसर्च एक्सपीरियंस का ऐड किया था, और उसके अलावा जो मेरा एमएससी का डाइसर्टेशन था उससे रिलेटेड भी उन्होंने मुझसे पूछा था। अच्छा, तो सब कुछ जो भी आप सीवी में लिख रहे हो, वो क्योंकि सब। मैम ऐसा होता है कि बच्चे लिख देते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ। हमें पीसीआर आता है, और उनको आता नहीं होता है, और वो पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा पीसीआर का क्या कहते हैं, पीसीआर मिक्स के हाँ, बारे में बताइए क्यों यूज किया जा रहा है। तो सही। ये है कि थोड़ा ओवर स्मार्टनेस नहीं होनी चाहिए कि आपने लिख दिया तो कोई पूछेगा नहीं। आपसे एक एक चीज सीवी से रिलेटेड पूछी जाएगी, क्योंकि ओके। उनके सामने वो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा होता है कि बच्चे ने क्या क्या अपलोड किया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये है कि जो भी आप लिख रहे हो, चाहे आपको सिर्फ एक डीएनए आइसोलेशन आता हो, जो भी आपने लिखा है उसको आपको उसके बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल किस बेसिस पे यूज किया जा रहा है और क्यों यूज किया जा रहा है। हुँ। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि जब भी कोई सीवी बनाए, क्योंकि ऐसे हम देखते हैं ना कुछ भी लिख देते हैं बच्चे। तो ये तो बाकी जगह चल जाता है, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स में ये नहीं चलेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए अगर आप पीएचडी के बिल्कुल। इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो। इसके अलावा कुणाल, एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद किस तरीके का प्रोसेस रहता है? कैसे आप चूज़ करते हो अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? या वो कैसे डिसाइड होता है एक बार इंटरव्यू होने के बाद? मैम इसमें ये होता है कि मैम ये पहले में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है हुँ, यहाँ हुँ, पे, हुँ। और सभी जगह ही होता है मोस्टली कि हुँ, हुँ, हुँ। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर एक एक रेफरेंस लिस्ट दी जाती है यहाँ पे ओके, कि आप किस किस के अंडर काम करना चाहते हैं, तो आप उनका नाम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। ओके, और ये कि फिर आपको वेट करना होता है कि, क्योंकि उस इन बिटवीन आप बाकी साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जिसके आप अंडर काम करना चाहते हैं। ओके। तो मोस्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सबसे बड़ा क्या कहते हैं मैम, सबसे बड़ा टास्क है। प्रोसीजर है, टास्क है, हाँ। क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। और मेनली जो प्रेफरेंस वगैरह है वो तो मिल ही जाता है, चाहे वो उसी दिन मिले चाहे वो बाद में मिले, हाँ, हाँ, हाँ। उसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन तो यही होता है कि आपको टाइम पे रिपोर्ट करना है,
और बिल्कुल, क्योंकि मैम क्या होता है कि लेट आते हैं, आधी चीजें पता चलती है, फिर आपको 10 लोगों से पूछना पड़ता है। हाँ। तो बेटर है कि सही टाइम पे रिपोर्टिंग आप करें, जो आपको टाइम दिया गया है और जो ड्यूरेशन दिया गया है, और वहां पे आप सही टाइम पे पहुंच जाए, मेन चीज वही है। अरे वाह! कुणाल, सो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इंटरव्यू में कवर कर लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमने कवर कर लिए। क्या आपको कुछ और लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोई आइडिया नहीं है, उसको और कुछ पता होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं? मैम बस यही है कि इन प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए मैम इंटरव्यू के लिए। अच्छा। क्योंकि मैम क्योंकि मैम साइंटिस्ट कोशिश करता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पूछा जाए बच्चों से, ताकि बच्चा सोच समझ के जवाब दे। और मैम ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ आता है, कि हाँ। आपको सब कुछ आता है। हुँ, क्योंकि मैम इवन जब मैंने NIPGR का इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे ये था कि उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा, एक तो मेरे पास रिसर्च एक्सपीरियंस था, उन्होंने तो बहुत ही एडवांस क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ, हाँ, हाँ। कि उन्होंने पहले तो ये पूछा था कि आप कैसे काम करोगे। तो अच्छा। मैंने उनको वो तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर ये पूछना शुरू किया कि आप ट्रांसक्रिप्टोमिक डेटा में आप उसको कैसे नैरो डाउन करोगे। आप नैरो डाउन करने की बातें कर रहे हैं, तो कैसे, किस बेसिस पे करोगे, तो और उसका क्या पैरामीटर है कि आपने इस जीन को लेना है और किस जीन को नहीं लेना। तो अच्छा। मैम बहुत ही ऐसा होता है कि आप जो जो बोलोगे, आपको उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके। सबसे बड़ी बात तो ये है, इवन कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे हुँ, उसके हुँ, बारे हुँ। में उतना नहीं पता था। बट अच्छा। मैम ये है कि बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर थोड़ा रहना पड़ता है, कि वो जो भी बोले सोच समझ के बोले। मे भी हो सकता है कि उसमें से वो चीज पूछ ली जाए। तो मैम थोड़ा बच्चों को एक होता है ना, होमवर्क करके आना चाहिए। अगर वो ट्रांसक्रिप्टोमिक वर्ड यूज कर रहा है, तो उसको हाँ, उसका हाँ। एक एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, कि उसमें डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, उसको स्टडी कैसे किया जाता सो कुणाल, तुमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कि इंटरव्यू की तैयारी करके आना चाहिए। तो वो जो तैयारी है। होती है, वो किस तरीके से की जाती है? आपके मैम रूममेट्स वही बहुत रिसर्च इंटरेस्टेड पेपर्स हैं मैम। इंटरव्यू में। मैम जैसे रिसर्च पेपर है, हाँ, जो हाँ। रिसर्च पेपर जो साइंटिस्ट के पब्लिश हुए हैं, आपको उनके थ्रू गो थ्रू करना चाहिए पहले अच्छा। तो, हुँ, हुँ। कि एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैम क्या होता है कि एक आपको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या करना है। हुँ, और हुँ। मैम जैसे कुछ स्टूडेंट के पास, जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैम कोशिश करते हो थ्योरेटिकली पूछा जाए उनसे। मैंने एक चीज देखी है कि थ्योरी पूछी जाती है कभी हुँ, कभी। हुँ, हुँ। जैसे मैम प्लांट्स के केस में होता है कि मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है जो प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे NIPGR था, वहाँ पे कुछ बच्चों से ये पूछा गया था कि अच्छा, एब्सिसिक एसिड का ये बताओ कि रिसेप्टर क्या है। मतलब अच्छा। कुछ ऐसी चीजें पूछ ली गई है। मतलब जैसे कैंसर में भी इवन कुछ स्टूडेंट से पूछा गया था कि अगर आप नॉर्मल पेशेंट में सलाइन वाटर या बफर इंड्यूस करते हैं और कैंसर पेशेंट में हैं, तो क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। मतलब ये कि थोड़ा रिसर्च बेस्ड और थ्योरेटिकल, जिनके पास नहीं है रिसर्च एक्सपीरियंस, थ्योरेटिकल तो पूछा ही जाता है उनसे। मुझसे तो मैम थ्योरेटिकल उतना नहीं पूछा था। मेरे से तो सीधा रिसर्च बेसिस पे पूछा गया था कि अच्छा, प्लांट हीट एंड ड्रॉट के कंडीशन में है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसके अंदर, उसके ओके। उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस कैसे प्लांट उसको कोप अप करता है हीट एंड ड्रॉट को। तो मेरे से तो ऐसे चीजें पूछी गई थी। तो बेटर है स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। हुँ, 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 हुँ। जो बच्चे ड्रग डिजाइनिंग का भी इवन जो जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि ड्रग कैसे फॉर्मुलेट की जा रही है, और ओके। कौन सी ड्रग किस तरीके से काम कर रही है, उनके बारे में मैकेनिज्म वगैरह पता होना चाहिए। अच्छा। तो मतलब पूरी प्रिपरेशन अच्छे से रिसर्च पेपर्स पढ़कर, और जो सीएसआर की आपने थ्योरी पढ़ी है, वो तो ऑब्वियसली क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि Yes, एब्सिसिक ma'am. एसिड के रिसेप्टर वगैरह हम सीएसआर की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, तो वो अच्छे से होनी चाहिए। सो आई Yes, थिंक ma'am. कुणाल, आपने सारे जो डाउट्स हैं, वो सारे बच्चों के क्लियर कर दिए Even होंगे। हुँ, हुँ। बोलो, बोलो। yes, ma'am. तो फिर मैम इवन ये होता है कि मैम मोल बायो जो मैम है ना, हाँ, हाँ, वो तो हाँ। हर जगह ही पूछी जाती है। मतलब हाँ। जैसे जो बच्चे, इवन कुछ बच्चों ने इंटरव्यू, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि मोल बायो पूछी गई थी, हुँ, सेल हुँ। बायोलॉजी पूछी गई थी। जो जो मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स जो मेडिकल वाले है ना मैम, हुँ, हुँ, हुँ। उनमें ये था कि सेल बायोलॉजी और मोल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो पूछी ही गई है उनसे। ऐसा फिर सिनेरियो रहा है। लेकिन जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे प्लांट्स पे जो काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, वहां पे फिर मोस्टली प्लांट से ही रिलेटेड पूछा हाँ। जाएगा आपसे। मैंने और जो डाइवर्स इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें हुँ, सब हुँ, हुँ। कुछ इन्वॉल्व है, हुँ, हुँ। प्लांट्स भी हाँ, हाँ। एनिमल्स भी,
फिर उसमें आपको थोड़ा क्या कहते हैं ना मैम, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा, अच्छा। क्योंकि आपको थोड़ा मोल थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है, आपको फिर उस रिसर्च इंटरेस्ट को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपसे फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैम उस पैनल में सब बैठे होते हैं, हाँ हाँ कोई हाँ। प्लांट पे काम कर रहा है, कोई एनिमल पे काम कर रहा है, तो सभी फिर कोशिश करते हैं कि इससे पूछा जाए कि ये क्या है, स्टूडेंट कैसा है। बेसिकली मैम इंटरव्यू का यही रोल है कि वो ये देख रहे हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं है, या फिर वो काम करना चाहता है या नहीं है, बस मैम वो यही चेक करते हैं, और कुछ नहीं चेक करेंगे यार कि बच्चा का रैंक कितना हाँ हाँ अच्छा हाँ। है, ऐसा वही कोई बात कुछ है। मैटर नहीं करता है। बस हाँ। ये कि आपका माइंड चेक करते हैं कि बच्चा अगर रिसर्च कंडीशन में अगर इसको रख दिया जाए, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो क्या सोचता है बच्चा कि उसको कैसे काम करना है। बस मैम यही एक मोटो है इंटरव्यू का, और कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको आना है नहीं आना, थोड़ा यस यही मैम। सब चीजें आपकी चेक करी जाती है। सो यस मैम। बहुत ही अच्छे से कुणाल आपने एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट होगा कोई स्टूडेंट का तो मैं आपको जरूर पूछूंगी उससे रिगार्डिंग। ओके मैम, यस श्योर, हाँ मैम। थैंक यू सो मच कुणाल ज्वाइन करने के लिए। मुझे लगता है आपने हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और ये जो इंटरव्यू है वो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू कुणाल। विश यू ऑल द वेरी यस बेस्ट मैम। फॉर योर पीएचडी। थैंक यू सो आई होप कि मच। आपकी पीएचडी बहुत अच्छी जाए। जिस तरीके से आपने फाइनली सीएसआईआर बहुत अच्छे रैंक से क्लियर किया, वैसे ही आपकी पीएचडी भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम।